स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की मैपिंग कर रहे हैं, यानी इतिहास की मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने महाजनपदों की मैपिंग की, महाजनपद को पढ़ा, उनके बारे में देखा, उनकी मैपिंग भी हम लोगों ने कर ली है। देखिए 16 महाजनपद थे, उसमें से 4 महाजनपद कौशल, मगध, वत्स और अवंती ऐसे महाजनपद थे जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन से? मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये शक्तिशाली सिद्ध हुए 16 महाजनपदों में। उसमें भी मगध और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए और मगध ने अंततः अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की, जिससे क्या हुआ? मगध का उत्कर्ष हुआ। किसका उत्कर्ष हुआ? मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध के उत्कर्ष के कारणों को अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला कारण निकल के जो आता है योग्य शासक का होना। योग्य शासक बिंबिसार हुआ। बिंबिसार ने क्या किया? शादी विवाह करके लोगों से अपनी सीमाएं सुरक्षित कर लिया, उसके बाद विजय अभियान शुरू किया, तो ये योग्य शासक था। दूसरा है किसी राज्य की संपन्नता। तीसरा पॉइंट है किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो भी डिपेंड करता है किसी भी राज्य के उदय के लिए। चौथा मगध के लिए स्पेशली जो पॉइंट आता है वो है लोहे की प्रचुरता। यहां पर लोहे की प्रचुरता थी जिसके कारण मगध का उदय हुआ। तो 3-4 पॉइंट हो गया। पहला हो गया योग्य शासक का होना, योग्य किसी राजा का होना। दूसरा वहां की संपन्नता, भौगोलिक स्थिति, लोहे की प्रचुरता, ये सब कारण थे मगध के उत्कर्ष के। मगध के उत्कर्ष के समय, यानी इस मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, मगध के उत्कर्ष के समय जो प्रारंभिक राजधानी इसकी थी वो थी राजगिरी या गिरिब्रज। इसके बारे में चर्चा हम पूरी करेंगे डिटेल में। गिरिब्रज, ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और बाद में उत्कर्ष के बाद इसकी जो राजधानी बनी, बाद में आप लिख सकते हैं, बाद में राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। अच्छा, जो ये पाटलिपुत्र है, आज का जो पटना है वही पाटलिपुत्र था, तो कंफ्यूज मत होइए, वर्तमान में पटना है। तो बाद में राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। शुरुआत में प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगिरी थी या गिरिब्रज थी। ठीक है, या यहां पे उदय होने का, मगध के उत्कर्ष उदय होने का मेन कारण है योग्य शासक का होना। मैंने बताया वो योग्य शासक हुआ बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध में एक वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृहंता वंश मतलब पिता को मारकर जबरदस्ती कब्जा करने वाला राज्य पे वंश। लगभग सभी ने, इस वंश के सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके वंश को, राज्य को प्राप्त किया है। ठीक है, जो हर्यक वंश था ये 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा है। कब से कब तक, ये आपको याद रखना है, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा है। और संस्थापक मैंने बता ही दिया कि संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले हर्यक वंश की शुरुआत की। मगध में एक योग्य शासक हुआ जिसने मगध का उत्कर्ष किया, बहुत सारे राज्यों को जीतेगा, बहुत सारे महाजनपदों को जीतकर अपने में शामिल कर लेगा। बिंबिसार को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है श्रोणीय। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जो श्रोणीय शब्द प्रतीत होता है वो श्रेणिक शब्द से मिलता है। जैसा कि बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणिक। और श्रेणिक जो शब्द है इसका अर्थ होता है संगठन करने वाला। क्या होता है? संगठन करने वाला। श्रेणिक, इसी से शब्द मिलता है श्रोणीय, यानी सबको मिला जुला कर लेकर चलने वाला। तो बिंबिसार का नाम क्या मिलता है? श्रोणीय मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये चीज कि बिंबिसार का नाम क्या मिलता है? श्रोणीय मिलता है। बिंबिसार का जो शासन काल रहा है वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा है। कब तक? 492। ये आपको ध्यान रखना है। हर्यक वंश जो है 544 से 412 तक पितृहंता वंश के नाम जानते हैं। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की। किसने की है? बिंबिसार ने इसकी स्थापना की है। इसको श्रोणी के नाम से जानते हैं। श्रोणी शब्द श्रेणिक शब्द से बना होगा ऐसा माना जाता है। ठीक है, 544 से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासनकाल रहा। देखिए, केसी श्रीवास्तव हो, एस.के. पांडे हो, ओल्ड एनसीईआरटी हो, सभी का सार है ये लेक्चर जो चल रहा है, सभी का सार है। इसमें सबका इंक्लूड है।
ठीक, उनका जो सार निकल के आता है वही आपके सामने है। ठीक है, जैन ग्रंथों में इसको श्रेणिक नाम से जाना गया है। श्रेणिक मतलब संगठन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया, इसी में कहा गया है कि इसने अपने वैवाहिक संबंध द्वारा राज्यों का विस्तार किया। देखिए, तो बिंबिसार के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है? बिंबिसार का शासन क्या मैंने बताया है, 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको श्रेणिक कहा गया है या श्रोणी कहा गया है, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा क्या किया है? अपने राज्य का विस्तार किया है, ये आप कह सकते हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं, डी.आर. भंडारकर जो हैं वो ये कहते हैं कि बिंबिसार जो है शुरुआत में यानी प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति रहा होगा। लिच्छवी जो थे उनका मगध पर प्रशासन चलता था। ठीक है, हालांकि वो मूलतः अगर देखेंगे आप किसी एक जगह को तो वैशाली के आसपास के लोग के क्षेत्र थे, लेकिन वहां पर प्रशासन करते थे। ठीक है, तो ये माना जाता है कि मतलब डी.आर. भंडारकर के अनुसार कि लिच्छवियों का मगध पे पूरा प्रशासन था और वहां पर लिच्छवियों का सेनापति था बिंबिसार। ये कौन कहता है? डी.आर. भंडारकर कहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे और भी ग्रंथ, जैसे बौद्ध ग्रंथों को आप देखेंगे तो उसमें आपको यह पता चलेगा, बौद्ध ग्रंथ कहता है कि उसके पिता यानी बिंबिसार के पिता ने बिंबिसार को 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठाया था। अच्छा, इसके कुछ स्रोत मतलब सोर्स भी मिल जाते हैं। कौन कौन से स्रोत मिलते हैं देखते हैं। जैसे एक है बौद्ध ग्रंथ है, वो है दीपवंश। दीपवंश क्या कहता है? दीपवंश के अनुसार उसके पिता का जो नाम मिलता है वो मिलता है बोधिस। क्या नाम मिलता है? बोधिस। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम मिलता है? बोधिस। नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा दीपवंश में मिलता है, उसके पिता का नाम बोधिस। और दीपवंश में ही बताया गया कि जो बोधिस थे वो राजगिरी के शासक थे यानी राजा थे। अगर राजा रहे होंगे, दीपवंश से जो पता चल रहा है, अगर राजा रहे होंगे तो डेफिनेटली लिच्छवियों के सेनापति होने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो मत्स्य पुराण आपके सामने है। मत्स्य पुराण जो है, इसमें जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है। क्षेत्रोजस यानी क्षेत्रों का विजय करने वाला स्वयं क्षेत्रोजस कहा गया है, जिससे ये लगता है, दोनों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तब ये आपको लगेगा कि इसके पिता एक तो स्वयं राजा थे, दूसरा इसके बारे में इस तरह की बात कही गई है, तो लिच्छवियों का सेनापति होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यानी डी.आर. जो भंडारकर है उनकी बात गलत सिद्ध होती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इसके पिता स्वयं राजा थे। बोधिस नाम था, किसमें मिलता है? दीपवंश में। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस नाम मिलता है, किसका? बिंबिसार का। अब देखिए, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सीमा को क्या किया है? मजबूत अवस्था में लाया है। जो पहला विवाह इसने किया है वो लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री छेलना से किया है। किसके? लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य के राजा थे चेटक या चेतक भी कहीं कहीं मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उनकी पुत्री का नाम था चेलना या छेलना। चेलना या छेलना भी मिलता है, छलना भी मिलता है। ठीक है, तो चेलना भी मिलता है, छलना भी मिलता है। तो जो लिच्छवी गणराज्य थे उनके राजा की पुत्री चेलना से सबसे पहले इसने शादी कर ली। अब देखिए, लिच्छवी गणराज्य हमने बताया कि वैशाली वाला क्षेत्र में ये लोग रहते थे। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो देखिए, मगध यहाँ पे है, ये मान लीजिए बिहार है ये, और ये यूपी है, ये वाला हिस्सा यूपी है, ये वाला बिहार है। ये अगर आपका मगध है तो वैशाली जो है इसके थोड़ा सा उत्तर में है। तो अब क्या हुआ? उत्तर से इसकी सीमा सुरक्षित हो गई। मतलब जब लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना या छलना से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया तो मगध साम्राज्य जो था उत्तर की तरफ से सुरक्षित हो गया। ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथों में कि जो लिच्छवी थे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते थे और वहां पे लूटपाट करने का काम करते थे, ऐसा माना गया है। ये ऐसा किसमें कहा गया है? विनय पिटक में। विनय पिटक में क्या कहा गया है कि लिच्छवी लोग जो थे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके लूटपाट करने का काम करते थे उत्तर की तरफ से। अब क्या हुआ? वैवाहिक संबंध हो गया। इससे क्या हो गया? लिच्छवी लोग शांत हो जाएंगे क्योंकि वैवाहिक संबंध से स्थापित हो गया। तो पहला जो वैवाहिक संबंध हुआ है लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना या
छेलना या छलना से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिससे इसका उत्तरी राज्य सुरक्षित हो गया। पहली बात हो गई। दूसरा, इसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, दूसरा, पहला तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा जो कौशल नरेश थे, कौशल नरेश प्रसेनजित थे, प्रसेनजित, इनकी बहन महाकोसला से विवाह कर लिया। इनकी बहन कौन थी? महाकोसला। तो महाकोसला से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। देखिए महाकोसला लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अच्छा, जो कौशल था और एक इसी के साथ साथ वत्स, दोनों आपस में पहले ही मिले हुए थे। वत्स और कौशल महाजनपद आपस में मिले हुए थे, तो दो महाजनपदों को एक साथ टारगेट किया, प्रसेनजित की बहन महाकोसला से वैवाहिक संबंध स्थापित करके। अब देखिए कौशल से हो गया, तो कौशल किधर है? हल्का सा इधर आप पश्चिम जाएंगे तो कौशल है। तो उत्तरी तरफ सीमा इसने अपनी क्या की थी? सुरक्षित की थी। अब पश्चिम से भी इसने सीमा अपनी सुरक्षित कर ली। पश्चिम क्या, अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिण पूर्व वाली स्थिति, वत्स भी तो है, वत्स भी इसने अपनी सीमा सुरक्षित कर ली। तो दो तरफ से, अब दो क्या, तीन तरफ से, कौशल की तरफ से, वत्स की तरफ से और इधर लिच्छवियों यानी उत्तर की तरफ से। तो इसकी जो सीमा थी देखिए कुछ इस तरह रही होगी। मान लीजिए ये बिहार है, यहां पे मगध है। एक इधर से सीमा सुरक्षित कर ली लिच्छवियों द्वारा, इधर से सुरक्षित की कौशल से, और वत्स जो था कौशल का दोस्त था, दोस्त राज्य था, इधर से भी सीमा सुरक्षित हो गई। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है मद्र देश। मद्र देश जो था ये कुरु जो महान जनपद है उसी के आसपास का एरिया था। यहां की राजकुमारी थी क्षेमा, उनसे भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कौन थी? क्षेमा। तो यहां से जब स्थापित कर लिया तो इधर जो उत्तर पूर्व वाली स्थिति है, इधर से भी इसका राज्य सुरक्षित हो गया। इसके पश्चिम में तो कोई दिक्कत नहीं थी, दक्षिण में नदी थी, दक्षिण में गंगा सोन नदी वगैरह थी, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। केवल इस एरिया को इसने क्या किया? पूरा का पूरा इस एरिया को कवर कर लिया और अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। अब क्या करेगा? आगे अंग को जीत लेगा, क्योंकि अंग इधर है, अंग इधर पड़ेगा इसके पश्चिम में, तो अंग को जीत लेगा आसानी से। अब मतलब यानी आप कह सकते हैं कि जो बिंबिसार है इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति मजबूत की और फिर विजय कार्य शुरुआत किया, जिसमें पहला भी वैवाहिक संबंध लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलना से किया है। दूसरा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से। तीसरा मद्र देश यानी जो कुरु देश है वहां की राजधानी किससे? वहां की जो मतलब राजकुमारी थी क्षेमा से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बिंबिसार है ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का मतावलंबी था। बिंबिसार, ठीक, बिंबिसार का देखिए बिंबिसार का शासनकाल क्या रहा है? 544 से 492 तक। ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हैं पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, यहां पे फिर से लिख लीजिए, जितनी बार आप लिखेंगे आपको याद ही होगा। 544 से 492 ईसा पूर्व आपको लिख लेना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है? जैन और बौद्ध धर्म दोनों का पोषक था। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का पोषक था या मतावलंबी था, आप कह सकते हैं। दोनों धर्मों की इज्जत करता था और मतावलंबी था, ये आप कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो राजवैद्य जो जीवक था, जो अवंती नरेश चंड प्रद्योत थे, उनके पीलिया नामक बीमारी, जहां पे अवंती राज्य था, अवंती राज्य के जो नरेश थे चंड प्रद्योत, उनकी पीलिया या पांडु नामक बीमारी दूर करने के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये भी यहां पे पॉइंट कर लीजिएगा, किसको? चंड प्रद्योत के लिए भेजा था। किसको? जीवक को। चंड प्रद्योत अवंती के राजा थे, इनको पीलिया नामक बीमारी थी। पीलिया नामक बीमारी सही करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसके लिए? अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पीलिया नामक बीमारी से ठीक करने के लिए भेजा था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने 3 वैवाहिक संबंध बताए हैं, लेकिन एक बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग में इसकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। इससे लगता है कि और भी इसकी मतलब इसने और भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे। ऐसा नहीं जो हमने 3 बताया, ये 3 हमको जिनका सोर्स मिलता है, जिनके बारे में पढ़ने को मिलता है वो है। इससे ये पता चलता है कि 500 तो थोड़ा संभव नहीं लगता, लेकिन हो सकता है और भी कई वैवाहिक संबंध स्थापित किया हो। वैवाहिक संबंधों के बाद इसकी आंतरिक स्थिति मजबूत हो गई। उसके बाद इसने विजय
कार्य शुरू किया। सबसे पहला जो कार्य किया है इसने, अंग को जीत लिया। अंग, जैसा कि मैंने बताया चंपा थी, अंग को जीत लिया। अंग किधर थी, मैंने दिखाया आपको कि ये मगध है, अगर ये मगध है तो ये अंग है, ये अंग हो गया जिसकी राजधानी चंपा है, ये क्या हो गया, मगध। तो इसने सबसे पहले अंग को जीत लिया। अंग को जीतकर अजात शत्रु को यहां का उपराजा बनाया। अजात शत्रु को उपराजा यानी राजकुमार बना दिया, कहां का, चंपा का। ये प्रश्न बहुत आता है कि अजात शत्रु राजा बनने से पहले कहां का राजकुमार था, कहां का उपराजा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंपा का यानी अंग का राजकुमार था। चंपा स्पेशली नाम आता है इसलिए क्योंकि राजधानी थी चंपा, इसलिए आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अंग को जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। एक बुद्ध घोष है, बुद्ध घोष जो बौद्ध ग्रंथ है बुद्ध घोष, इसमें बताया गया है बुद्ध घोष में कि बिंबिसार के पास लगभग 80,000 गांव थे। किसने, 80,000 गांव तक उसका विस्तार था, और जो ये विस्तार था लगभग 900 मील तक था, 900 मील तक। इससे इसकी जो है विशालता का पता चलता है कि 80,000 गांवों तक इसका विस्तार था। इसका पूरा विस्तार अगर क्षेत्रफल से देखेंगे आप तो इसका जो विस्तार मिलेगा वो 900 मील मिलेगा। इसने यानी बिंबिसार ने एक राजगृह नामक नगर बसाया था। राजगृह है, राजगीर एक ही चीज है, तो राजगृह नामक नए नगर की स्थापना की है, ठीक है। और उसके बाद बिंबिसार की हत्या जो होती है वो अजात शत्रु कर देता है। अजात शत्रु द्वारा इसकी हत्या की जाती है, इसको पकड़कर बंदी बनाकर यातना के साथ जेल में डाल दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं बिंबिसार का जो जीवन काल रहा है, अंत समय उसका बहुत ही दुखद रहा है। उसकी पुत्र ने उसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से आगे क्या होगा ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अजात शत्रु को उसने चंपा का वायसराय या आप कह सकते हैं राजकुमार या उपराजा के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार एक चीज और करता था, ये भी आपको बता देते हैं। जो उसके कर्मचारी होते थे उनको गुण और दोषों के अनुसार दंडित और पुरस्कृत भी करने का काम करता था। बिंबिसार जो था महात्मा बुद्ध का मित्र था और संरक्षक भी था। किसका, महात्मा बुद्ध का संरक्षक भी था और मित्र भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विनय पिटक अगर आप देखेंगे तो विनय पिटक में ये पता चलता है कि बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार ने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है कि जब ये बुद्ध से मिला, क्योंकि उनका मित्र था और संरक्षक भी था, जब उनसे मिला उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और एक बेलुवन विहार था जिसको इसने बौद्ध संघ को प्रदान कर दिया, दान में दे दिया, आप कह सकते हैं। अच्छा, जो जैन ग्रंथ है वो भी अपना इसको पोषक मानते हैं। जैसे दीर्घ निकाय जो है, इसमें कहा गया है कि बिंबिसार ने चंपा के लिए प्रसिद्ध ब्राह्मण एक थे, उनका नाम था सोनदंड, उनको वहां की संपूर्ण आमदनी दान कर दी थी कि जो आमदनी होगी आपकी है। ऐसा दीर्घ निकाय से पता चलता है हमको। तो जैन धर्म भी अपना पोषक मानते हैं इसको, और बौद्ध धर्म का पोषक तो था ही, ऐसा बहुत सारा वर्णन मिलता है। 52 वर्षों तक इसने शासनकाल किया। 52 वर्षों के बाद इसका जो अंत हुआ वो मैंने बताया दुखद हुआ, क्योंकि अजात शत्रु जो था इसकी क्या करता है, हत्या कर देता है, बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता है। अब देखिए, इसकी हत्या कर दी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। हत्या के बाद तो अजात शत्रु का शासनकाल आ जाएगा, अजात शत्रु राजा बन जाएगा। कौन, अजात शत्रु। कौन राजा बन गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु का जो शासनकाल रहा है वो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा है। कब से कब तक, 492 से 460 ईसा पूर्व तक अजात शत्रु का शासनकाल रहा है। देखिए, अब हुआ क्या, जब 492 में अपने पिता को कारागार में डाल दिया, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बिंबिसार की यातनाओं के साथ मृत्यु होती है। मित्र क्योंकि कष्ट से मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद क्या होती है कि जो बिंबिसार की पत्नी थी, बिंबिसार की जो पत्नी थी महाकोशला, किसकी बहन थी, मैंने बताया था प्रसेनजित की बहन थी। तो जो ये महाकोशला थी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है बिंबिसार के दुख के कारण। बिंबिसार से दुख के कारण जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो प्रसेनजित इससे बहुत ज्यादा गुस्साता है, और प्रसेनजित क्या करता है, दुखी होने के बाद सबसे पहला काम करता है, काशी पर पुनः अधिकार कर लेता है, और कौशल और मगध के बीच पुनः एक संघर्ष छिड़ जाता है, क्योंकि इसके पहले काशी क्या था, मगध के पास आ गया था। तो
तो अब क्या हुआ, कौशल और मगध के बीच एक बार पुनः संघर्ष छिड़ा, जिसमें पहले प्रसेनजीत विजयी होता है, फिर हारता है, फिर जीतता है, मतलब 2-3 बार ऐसा क्रम बनता है। उसके बाद दोनों के बीच एक संधि हो जाती है। संधि में क्या होता है, जो संधि मतलब जब प्रसेनजीत पराजित हो जाता है, उसकी पुत्री थी वजीरा, उसकी पुत्री का नाम था वजीरा। वजीरा का विवाह अजात शत्रु से कर देता है। वजीरा किसकी पुत्री थी, प्रसेनजीत, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे उनकी पुत्री थी। किसकी, प्रसेनजीत की पुत्री थी। इनका विवाह किससे कर देता है, अजात शत्रु से कर देता है, और दोनों संधि स्थापित कर लेते हैं। यही वो समय था जब काशी पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया, यानी आप कह सकते हैं अजात शत्रु ने काशी को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया और काशी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्या था वो महाजनपद था, उसका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये भी प्रश्न आता है कि शासक बनने से पूर्व, तो मैंने बताया अंग प्रदेश का राजा था, या आप कह सकते हैं चंपा का राजा था, या उपराजा था, या वायसराय, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो था ये भी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का मतावलंबी था, दोनों धर्मों को मानने वाला था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के शासन काल के 8वें वर्ष जो महात्मा बुद्ध थे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। एक चीज और ध्यान रखना है, इसी के समय राजगृह में, कहां पे, राजगृह में क्या हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है। कहां पर, राजगृह में। इसकी हत्या इसका पुत्र कर देता है, कौन, उदयन। कौन हत्या कर देता है, उदयन। तो अब हम लोग पहले उदयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी हत्या उदयन कर देता है। आइए देखते हैं उदयन के बारे में थोड़ा सा। उदयन, अभी हर्यक वंश चल रहा है, हम लोग उदयन तक पहुंचे। उदयन जो शासन काल रहा है वो 460 या 61 से लेकर, 61 भी कह सकते हैं आप, 445, क्योंकि ये लोग यातना देकर मारते थे, ठीक है। 461 से 445 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा है। 461 से कब तक, 445 ईसा पूर्व तक उदयन का शासनकाल रहा है। इसने अपने पिता को मारकर हत्या कर दी है, ठीक है। ऐसा ये माना जाता है कि जो उदयन था, गंगा और सोन नदी के बीच एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र बाद में नाम हुआ, उसका नाम पहले था कुसुमपुर, जो आज का क्या है, पटना है, ठीक है, सॉरी, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नामक नए नगर की स्थापना की है कुसुमपुर के रूप में, गंगा और सोन नदी के बीच। अगर आप देखेंगे जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथों में इसकी माता का जब नाम मिलता है वो मिलता है पद्मावती। जैन ग्रंथों में इसकी माता का जो नाम मिलता है देखने को, वो मिलता है पद्मावती। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैन ग्रंथ जो हैं, जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ इसको पितृभक्त बताते हैं। क्या बताते हैं, पितृभक्त। जबकि जो बौद्ध ग्रंथ हैं पितृहंता बताते हैं। उदयन को क्या बताते हैं बौद्ध ग्रंथ, पितृहंता बताते हैं। जैन ग्रंथ जो हैं इसको पितृभक्त बताते हैं। जो क्योंकि उदयन जो था, इसके पहले अजात शत्रु बिंबिसार दोनों धर्मों के मतावलंबी थे, लेकिन जो उदयन था स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म मतावलंबी था। जैन धर्म मतावलंबी था उदयन स्पेशली। हो सकता है इसके कारण बौद्ध ग्रंथ ऐसा कहते हो, या हो सकता है कि बौद्ध धर्म सही बोल रहे हो। जैन ग्रंथ जो है इसकी बड़ाई करने के लिए, क्योंकि उनके धर्म का मतावलंबी था, इसलिए ऐसा कहते हो, ठीक है। इसने एक चैत्यगृह का भी निर्माण करवाया है, ठीक है। इसकी हत्या जो की गई है इसके कोई गुप्तचर द्वारा की गई है। देखिए, इसके गुप्तचर द्वारा, उदयन की हत्या इसके पुत्र द्वारा नहीं बल्कि इसके किसी गुप्तचर द्वारा की गई। इसके 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। कितने, 3 पुत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला जो पुत्र है उसका नाम है अनिरुद्ध, दूसरे पुत्र का नाम है मुंडक, और तीसरे पुत्र का नाम है नागदशक। क्या है, नागदशक। तो 3 उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इस वंश का, यानी जो हर्यक वंश है, इसका जो अंतिम शासक हुआ वो था नागदशक। ऐसा माना जाता है कि नागदशक जो था, या उसको दशक भी कहीं कहीं बोलते हैं, उसका एक अमात्य था, एक अधिकारी था, उसका नाम था शिशुनाग। उसने
नागदशक की हत्या कर दी। नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम था शिशुनाग या शैशुनाग वंश। सभी नागवंश से ही हैं। शिशुनाग वंश किस वंश की हत्या की, किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग। किसने किया इसकी स्थापना? शिशुनाग नामक अमात्य ने। शिशुनाग नामक अमात्य ने शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। कब? नागदशक की हत्या करके। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। जो शिशुनाग वंश है ये जो चला है 412 से 344 ईसा पूर्व तक। ये एनसीईआरटी की डेट है, तो डेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला है। और संस्थापक कौन हुआ? शिशुनाग। ठीक है, इसको बताया गया, अगर आप महावंश देखेंगे, महावंश जो है उसमें बताया गया कि लिच्छवी जो गणराज्य था उसके जो शासक थे उनकी बेश्या पत्नी से उत्पन्न इसको बताया गया है। ठीक है, पुराणों में अगर आप देखेंगे, पुराण की बात करेंगे, पुराण में शिशुनाग को जो है क्षत्रिय बताया गया है। किसमें? क्षत्रिय। मैंने बताया महावंश में क्या बताया गया है कि एक वेश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है, जबकि जो पुराण है वो इसको शिशुनाग को क्षत्रिय बोलते हैं कि क्षत्रिय था। इसने जो है अवंत की विजय करी। गिरिब्रज को राजधानी इसी ने बनाया है, तो यहां पे लिख लीजिए गिरिब्रज। अब तक राजगिरी थी, अब राजधानी क्या हो गई? गिरिब्रज। तो इसने गिरिब्रज को राजधानी बनाने का पहला काम किया और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, गिरिब्रज को राजधानी बनाई। ठीक है, अच्छा, गिरिब्रज के बाद एक और राजधानी ये ट्रांसफर करता है, तो ये वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, वैशाली को पहले गिरिब्रज को बनाई, बाद में वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, अवंत विजय इसी ने करी है, ये ध्यान रखना है। शिशुनाग जो है इसका अगर आप शासनकाल देखेंगे तो 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक था शिशुनाग का शासनकाल। 412 से 394 ईसा पूर्व। क्षत्रिय बताते हैं, पुराण द्वारा इसको क्षत्रिय बताया गया है। पहली राजधानी इसने क्या बनाई है? गिरिब्रज, और बाद में इसने अपनी राजधानी क्या बना ली है? वैशाली। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी ने अवंती को भी जीता है, अवंती को भी, और बाद में वत्स को भी इसी ने जीत लिया। तो दोनों को जीत कर मगध साम्राज्य में मिलाने का काम कौन कर रहा है? शिशुनाग कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। शिशुनाग के बाद एक राजा बनता है इसी शिशुनाग वंश का, उसका नाम है कालाशोक या काकवड़। कालाशोक या इसी का नाम है काकवड़। कालाशोक या काकवड़ शासक बनता है। कालाशोक काकवड़ जो शासक बना है 394 से 366 ईसा पूर्व, 366 ईसा पूर्व के आसपास यह शासनकाल करेगा। ठीक है, कौन? कालाशोक नाम है, काकवड़ नाम है। इसने जो अपनी राजधानी वैशाली से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बना ली। यही वो शासक है जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बाद में जो मौर्य साम्राज्य आएगा उसकी राजधानी तो पाटलिपुत्र रहेगी ही। ठीक है, तो कालाशोक काकवड़ के समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ है? इसी के समय में जो राजधानी है वो ट्रांसफर होकर पाटलिपुत्र हो गई। इसी के समय में आप देखेंगे तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। कहां पे? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का। किसका? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो किया गया है कालाशोक काकवड़ के शासन काल में किया गया है। कहां पे? वैशाली में। इसी के शासन काल में बौद्ध जो संघ है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, स्थावीर और महासंघिक वगैरह में। तो इसी के समय बटा द्वितीय में। इस वंश का अगर आप अंतिम शासक देखेंगे तो वो नंदी वर्मन था। कहीं कहीं इसी का नाम महानंदिन मिलता है, लेकिन नंदिन महानंदिन ऐसा कहा जाता है कि नंदी वर्मन इसका अंतिम शासक था। नाम लिख दे रहे हैं किसका? शिशुनाग वंश का, नंदी वर्मन। ऐसा माना जाता है कि नंदी वर्मन या वर्धन इसका अंतिम शासन था, जिसकी हत्या महानंदिन करता है। कहीं कहीं नंदी वर्मन का ही नाम महानंदिन मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहरहाल जो नंदी वर्मन है इसकी हत्या जो है महानंदिन कर देता है। महानंदिन इसकी हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम होता है नंद वंश। अब हम लोग पहुंच जाएंगे नंद वंश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, नंद वंश की तरफ आगे चलते हैं। क्या है? नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश का जो शासन काल रहा है 344 से 324 ईसा पूर्व रहा है।
इसी के समय घनानंद शासक हुआ, घनानंद पर सिकंदर का आक्रमण होगा, इसी सब के बारे में होगा। तो नंद वंश की स्थापना किसने की? हमने आपको बताया कि महानंदिन ने इस वंश की स्थापना की। किसने? महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि जो महानंदिन था इसकी जो हत्या है वो महापद्मनंद ने की, महापद्मनंद ने की, ऐसा भी माना जाता है। अगर ये भी सच है तब भी आप देख, अगर इसे आप देखेंगे तो आपको यह भी थोड़ा सा लगेगा कि हो सकता है नंदीवर्मन जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, हो सकता है उसका नाम महानंदिन रहा हो, क्योंकि तुरंत जैसे ही स्थापना होती है वो तो वास्तविक संस्थापक महापद्मनंद ही कहा जाता है, लेकिन महानंदिन ने इसकी स्थापना की, ऐसा बुक में देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में भी मिलता है, तो परेशान मत होइएगा। पुराणों में जो महापद्मनंद है, पुराण में महापद्म कहा गया है इसको, पुराण में महापद्म के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? महापद्म के नाम से पुराणों में इसको जाना गया है। ठीक है, किस नाम से? महापद्म नाम से जाना जाता है। महाबोधि वंश अगर आप देखेंगे, महाबोधि जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें आप देखेंगे तो इसको उग्रसेन के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? उग्रसेन के नाम से महाबोधि वंश में इसको जाना गया है कि ये उसका नाम उग्रसेन नाम को बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महापद्मनंद था ये शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो पुराण है इसको सर्वछत्रांतक कहते हैं। सर्वछत्रांतक क्या कहते हैं? सर्वछत्रांतक कहते हैं। कौन? पुराण इसको पहली बात तो महापद्म कहते हैं, सर्वछत्रांतक कहते हैं, सर्वछत्रांतक, और एक और चीज कहते हैं, इसको एक और उपाधि देते हैं, भार्गव की। भार्गव की उपाधि का मतलब हुआ कि परशुराम का दूसरा अवतार मानता है कौन? पुराण इसको मानता है। ठीक है, ये जो महापद्मनंद था, ये यानी महापद्मनंद जो था, इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की, जिसमें एक राट एक उपाधि है, एक छत्र एक उपाधि है, ये सब इसने धारण की और महान शासक हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि जो महापद्मनंद पुत्र था इसके 8 पुत्र थे, इसमें 8वां जो पुत्र था या जिस नंबर का रहा हो, घनानंद। जो घनानंद था यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद इसका पुत्र, जो 8 पुत्र थे उसमें मेन पुत्र जो बताया गया घनानंद, किसका समकालीन बताया गया? सिकंदर का। सिकंदर का। अगर ग्रीक लेखकों को आप देखेंगे तो सिकंदर का समकालीन था। जब ग्रीक लेखकों की बात करते हैं इसको अग्रमीज कहते हैं। किसको? घनानंद को अग्रमीज नाम से वो जानते हैं। अग्रमीज नाम से किसको जानते हैं? घनानंद को। वो अपना खुद ही नाम रख लेते थे इधर उधर करके, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो नंद वंश थे, कौन? घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। ऐसा माना जाता है जो नंद वंश था ये जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म के पोषक थे, आप ये कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंद वंश में 9 राजा हुए, इसी कारण इनको नंदन के नाम से भी जाना गया है। अब थोड़ा सा हम लोग विदेशी आक्रमण देख लेते हैं। जो भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ है वो आक्रमण का नाम है ईरानी आक्रमण या हखमानी आक्रमण। इसी के समय जो आक्रमण हुए हैं, क्योंकि कभी आक्रमण हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मैप वेब की सहायता से, अभी थोड़ा सी जानकारी लेते हैं ताकि वीडियो अपने रिदम में चलता रहे, दिक्कत ना हो। तो पहला जो आक्रमण देखा गया है वो ईरानियों का देखा गया, हखमानी आक्रमण देखा गया है। भारत पर जो पहला आप कह सकते हैं विदेशी आक्रमण हुआ वो हखमानी वंश के ईरानियों द्वारा किया गया। ईरानी के थे हखमानी वंश के, उनके द्वारा किया गया। जो पहला आक्रमण देखा गया है वो देखा गया है कि पहला आक्रमणकारी साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय था। इसका जो शासन काल या आप कह सकते हैं काल बताया गया है 558 से 530 के आसपास बताया गया है। कब से कब तक? 558 से 530 के ईसा पूर्व के आसपास बताया गया। और ऐसा कहा जाता है कि यह भारत में आक्रमण करने वाला पहला शासक था। कहीं कहीं दारा प्रथम का नाम आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहरहाल यही पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आक्रमणकारी जो था दारा प्रथम। दूसरा आक्रमणकारी भारत पर कौन हुआ? दारा प्रथम। दारा प्रथम को डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं, दारा या डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, इसका जो शासन काल रहा होगा, भारत में आक्रमण का काल एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इसका जो शासन काल रहा होगा वो लगभग 522 से
486 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। तो इससे लगता है कि पहला जो आक्रमण हुआ होगा साइरस द्वितीय के समय में हुआ है, उसके बाद दारा प्रथम ने आक्रमण किया है। अगर आप देखेंगे तो इससे फायदा क्या हुआ है, अगर देखिए नुकसान तो होता ही था, आक्रमण से बहुत ज्यादा नुकसान होता था, लेकिन फायदा क्या क्या हुआ है ये भी तो देखने वाली बात है कि हमको क्या फायदा हो गया। पहली बात, जो ईरानी आक्रमण हुआ इससे समुद्री मार्ग खोजा जा सका, मतलब खोज हुई आप कह सकते हैं। समुद्री मार्ग की खोज की वजह से व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, यानी एक तरह से फायदा हुआ। दूसरा, आर्मेयिक लिपि का जो प्रचार प्रसार हुआ वो ईरानी आक्रमण के बाद हुआ। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा हमको मिलती है वो ईरानी आक्रमण या हकमानी वंश के द्वारा ही मिलती है। एक छत्र प्रणाली हुआ करती थी, हालांकि छत्र प्रणाली सिकंदर समकालीन भी बताया गया है, लेकिन छत्र प्रणाली जो कि उस समय के शक और कुषाण वंश में प्रचलित थी वो हमको देखने को मिलती है कि ईरानी और हकमानी आक्रमण से ही मिलती है। उसके बाद दूसरा जो आक्रमण महत्वपूर्ण हुआ है भारत में वो हुआ है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा। 326 ईसा पूर्व के आसपास इसका आक्रमण देखने को मिलता है। कब? 326 ईसा पूर्व के आसपास। ऐसा माना जाता है कि इसने जो आक्रमण किया ब्यास नदी के आसपास आक्रमण किया और आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि शासक जो था घनानंद था। 326 ईसा पूर्व के आसपास जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था झेलम। आगे नंद वंश से बढ़ ही नहीं पाया। झेलम या बितस्ता का युद्ध इसको बोलते हैं, या इसको हाई डेस्पीज युद्ध के नाम से जानते हैं। सिकंदर ने 2 महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की है, जिसमें पहला है निकैया नगर। निकैया नगर का ही नाम विजयनगर आजकल है, विजयनगर नाम हुआ निकैया नगर। उसके बाद इसने एक और महत्वपूर्ण कई नगरों की स्थापना की है, 10, 12, 15, लेकिन उसमें भी एक और नए नगर की स्थापना की है, उसको बोलते हैं बुकेफाल। बुकेफाल पाकिस्तान के पास इस समय है, वहां पर बुकेफाल उसके घोड़े का भी नाम था इसलिए इसका नाम रखा। बाद में 323 ईसा पूर्व के पास इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो छत्र प्रणाली है स्पेशली रूप से सिकंदर के समय अपनाई गई। दूसरा, सिकंदर के समय जो मेन चीज थी मुद्रा जो प्रणाली प्रचलित हुई है ये सिकंदर के आक्रमण के बाद या सिकंदर की कला से ग्रहण किया गया ऐसा माना जाता है। सिकंदर के मुद्रा निर्माण की जो प्रक्रिया है ये सिकंदर के आक्रमण के बाद सीखी गई। भारत में जो गांधार शैली कला का विकास है ये ऐसा माना जाता है कि यूनानियों का ही प्रभाव है ऐसा माना जाता है। तो ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जितना महत्वपूर्ण है वो आप पढ़िए, बाकी कितना आप पढ़ेंगे ये तो भंडार है, बुकों में बहुत दिया है, पूरे ग्रंथ आप पढ़ डालिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सब पढ़ डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मेन चीज क्या होता है। अभी जो टाइम टेबल अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो कम से कम 3 स्लॉट तो बना ही लीजिए 1.5 घंटे के, कम से कम बता रहे हैं आपको, कम से कम नहीं तो कम से कम 3 से 4 स्लॉट आप बनाइए। 4 स्लॉट अगर आप एकदम खाली हैं 2-2 घंटे के, जिसमें 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट आपको पढ़ना है, 10 मिनट बीच में रेस्ट करना है। तो आपको 4 स्लॉट, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब में है तो आप 3 स्लॉट बनाइए, अगर जॉब में नहीं है तो 4 स्लॉट बना लीजिए। 4 स्लॉट आप 2-2 घंटे के बनाइए, 1 घंटा 45 से 50 मिनट पढ़ के आप 5-7 मिनट रेस्ट ले लीजिए। वही जो 4 स्लॉट आप बनाओगे उनमें आपको करना क्या है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 4 स्लॉट अगर आपने 2-2 घंटे के बना लिए तो पहले आप 50 या 55 मिनट पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर अगला 50 से 55 पढ़िए, फिर 5 मिनट रेस्ट लीजिए। ये 2-2 घंटे आप कभी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं 9 से 11 देना है डेली, आप बना लीजिए। 9 से 11 आपको बाथरूम लग गया है या आपको कोई काम आ जाए या कोई जरूरत पड़ जाए उसमें टाइम चला जाए, नहीं, जब बैठिए तो 2 घंटा फिक्स करके बैठिए, बाथरूम करके बैठिए, पानी पी के बैठिए, कहीं कोई काम करना है वो करके बैठिए। चाहे आप शाम को 4 से 6 पढ़िए, चाहे रात में 2 से 4 तक पढ़िए, चाहे सुबह 5 से 7 पढ़िए, चाहे रात में 1 से 3 पढ़िए, जब भी पढ़िए 2 घंटे का स्लॉट बनाइए और पढ़िए। 4 में आपको 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, 3 सब्जेक्ट, और लास्ट में जो 2 घंटे का चौथा स्लॉट बनता है इस समय आप केवल इन सब का रिवीजन करने का काम करना है आपको, ठीक है। 4 स्लॉट बनाइए, चाहे आपको लेखपाल देना है चाहे पीसीएस, डेफिनेटली आपका निकलेगा अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।